फाउंडेशन सभी का स्वागत है। और जेननेट फाउंडेशन का जो हमारा आज ये परिचय सम्मेलन है, इसके में क्या कुछ अभी हमारे जो एड ऑन चीजें हैं वो सब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये समझेंगे भी कि जेननेट फाउंडेशन जो है वो अभी क्या क्या करता है, और अब ये जो उसकी एक नई पहल है लोगों को रिश्ते दिखाने की, समझाने की और समाज को किसी एक पेज पर लाने की, उन सभी के ऊपर जो है आज हमारा विषय चिंतन रहेगा। और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम जानेंगे कि जो भी मैरिज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो क्यों आती हैं, या फिर किस तरीके से हम जो है एक सही रिश्ते का चयन कर सकते हैं। साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये ऐप है ये कैसे काम करता है, इसमें क्या कुछ चीजें जो है हमने सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखी हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमने जो है सरलता के लिए आप सभी को उपलब्ध कराया है। तो इन सारी चीजों को जो है आज के जो हमारा ये सम्मेलन है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस पेज पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक एआई सिस्टम बेस्ड ऐप है, जिसके अंदर ज्योतिष कुंडली मिलान, आपने देखा कि एक ऐसा एआई सिस्टम जो ज्योतिष कुंडली मिलान के द्वारा रिश्ते बताता है। तो इसमें हमारा उद्देश्य जो है वो एक सरल उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे समाज से जुड़े लोग हैं उन सबका जो विवाह से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसे किसी एक ही पेज पर जो है हम हल कर सकें, और उन्हें जो है उससे ही जो है अधिक से अधिक लाभ भी मिले। तो जब आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं तो ये और भी जो हमारे समाज से जुड़े जो वर वधुओं के इसके अंदर रिश्ते के लिए डिटेल्स आए हुए हैं उन सब के साथ ये ऑटोमेटिकली आपके बर्थ चार्ट को मैच करना शुरू कर देता है। और यही इसका एक सबसे बड़ा लाभ भी है। यदि आप किसी दूसरे साधन से जुड़ते हैं, अगर आप कहीं किसी मैरिज ब्यूरो की सर्विसेज में जाते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से जो है किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो आपको अपफ्रंटली जो है उस तरीके की सुविधा नहीं देते। यदि उन्होंने आपके पास रिश्ते भेज भी दिए तो आप नहीं जान पाते कि इन 500,000 रिश्तों के अंदर जो है मेरे लिए सबसे उपयोगी जो रिश्ता है वो कौन सा है या कैसा है। और ये हमारा जो सिस्टम है, जो आप सबका ये जेननेट सिस्टम है, यहाँ आपको इस तरीके की कोई विडंबना से जूझना नहीं पड़ता। या आपको वही रिश्ते दिखाई देते हैं जिनके साथ आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं उसके सभी शुभ मिलान हो गए हैं। और जितना वो शुभ मिलान जो है यहाँ पर आप सब लोगों के चार्ट के साथ मैच करता जाता है, उतना ही वो रिश्ता आपके लिए सरल और सुगम हो जाता है। पहले जो है हम अगर किसी मैरिज ब्यूरो के थ्रू या किसी और साधन के थ्रू जो है रिश्ता अगर हम ढूंढते हैं तो वहाँ एक समस्या यही आती है कि ये रिश्ता पहले इसकी कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर जैसा रिश्ता हम तलाश कर रहे हैं वैसा रिश्ता ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ इस जेनेट ऐप में आप ये दोनों ही बातें जो है इस ऐप के माध्यम से सरल कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि आपको किस प्रकार का वर चाहिए या वधू चाहिए, उनके परिवार की जो वित्तीय स्थिति है वो आपके साथ कैसी है, या फिर आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो हमने इसमें एक पेज प्रेफरेंस का दिया है कि मैं अपने जीवन साथी की जो तलाश करना चाहता हूँ उसमें कुंडली के अतिरिक्त भी मैं अपने परिवार की स्थिति, अपने मनोस्थिति के अनुसार क्या कुछ जो है उस चाहता हूँ। तो ये प्रेफरेंस भी आपकी जब किसी दूसरी कुंडली के साथ मैच कर जाता है तभी आपको जो है वो रिश्ता दिखाई देता है। तो यहाँ पर भले ही आपको हो सकता है कि जो रिश्ता आप इसके अंदर अपने बेटे या बेटी के लिए देख रहे हैं या स्वयं के लिए देख रहे हैं, आपको बहुत सारे 500 या 1000 रिश्ते ना मिले। लेकिन अगर यहाँ आपको 5 रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं, 2 रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी काफी बड़ी वर्थ है, क्योंकि वहाँ जैसा रिश्ता आप चाहते थे वैसी प्रेफरेंस भी मैच होती हुई मिलती है, और ग्रहों का मिलान भी जो है वो भी यहाँ पर जो है आराम से हमें देखने के लिए मिलता है। और यही जो है इस सिस्टम की जो खासियत है उसको दिखाता भी है। अब जैसे कि यहाँ हम जो है एक आपको चार्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा लाभ जो है सिस्टम का है क्या। तो आप देखें इसमें इतनी अच्छे से सरलता से आपको एक मैचिंग रिपोर्ट जो है
यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेननेट मैच मेकिंग रिपोर्ट, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक वर्क की डिटेल डाल रखी है। ये डेट ऑफ बर्थ है, ये बर्थ टाइम है, ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है कि उस वर्ग का जो लड़का है उसका जन्म की जो उसकी चीजें। इसके साथ ही वधु का भी आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें वधु की डिटेल भी दिखाई देती है। साथ में ये भी पता लग जाता है कि इनमें से कोई मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, तो वो भी हम यहाँ पर सरलता से देख पाते हैं। आप सभी जब भी किसी रिश्ते की तलाश में जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वहां आपको गण मिलान जो है हम देखते हैं। तो आप देखें कि इसमें भी हमने गण मिलान का प्रोविजन दिया। जैसे कि 36 गुणों का जो कुल मिलान है, उसमें से आप देख रहे हैं कि 18 गुण यहाँ पर मिनिमम हम लेके चल रहे हैं कि अगर आधे गुण भी मिल रहे हैं तो वो विवाह के लिए उपयुक्त हैं। और यहाँ इस कुंडली में आप देख सकते हैं तो 18 गुण मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केवल गुण मिलना ही जो है वो हमारे का कारण नहीं है। हमने इसमें ज्योतिष के और काफी उच्च मानदंडों का इस्तेमाल करा है, यूज करा है, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जीवन में करियर में आए जिन्होंने कहा कि जी हमारी कुंडली जो है वो मैच होती थी, हमारे 36 में से 26 गुण मैच होते थे, 28 गुण मैच होते थे, मगर हमारे बीच में बड़ा झगड़ा है या फिर हमारे बीच में डाइवोर्स हो गया। तो वहां भी आप देखें कि अधिक गुण मिलने के बाद भी वो संबंध जो है वो नहीं चला। लेकिन यहाँ जो है हमने और भी ऐसी चीजें यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली यूज करी हैं जो आपको ये क्लैरिटी देती हैं कि गुण कम या ज्यादा हैं। उसके साथ आप दूसरी चीजों को भी देखें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि AI बेस स्कोर जो है वो 46% आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 46% AI बेस्ड जो है वो डिफरेंट अदर्स जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको काउंट करके बना है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कंक्लूजन में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, नॉट मैच्ड। यानी आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो विवाह है ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे गुण भले ही मिनिमम से मैच कर रहे थे लेकिन बाकी की चीजें मैच नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले पेज पर ही आपको ये दिखाई देता है कि मेरा जिसके साथ मैं कुंडली मिलान कर रहा हूँ उसका मैचिंग मेरे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसमें आपको गण मिलान की पोजीशन भी मिल रही है और परसेंटेज भी मिल रही है। तो जितना भी जो है आप इस तरीके से इसको सरलता से देख सकते हैं। अब चलिए अभी हम एक दूसरे पेज पर आते हैं। आप देखिए कि यदि मैं ये कहता हूं कि मेरी पत्नी के साथ या मेरे बेटे की कुंडली में या बेटी की कुंडली यदि किसी के साथ भी मैं मिला रहा हूं और वहां जो है मेरे 36 में 26 गुण मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि 10 गुण नहीं मिले। तो जो 10 गुण नहीं मिले उनका भी मेरे जीवन पे असर आएगा और जो 26 गुण मिले हैं उनका भी मेरे जीवन पे असर आएगा। तो उनका असर आखिर है क्या? ठीक है, आपने सरलता से ये तो जान लिया कि शादी कर लेते हैं, इतने गुण मैच हो रहे हैं ये और ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन जो मैच हो रहा है उससे होगा क्या, और जो मैच नहीं हो रहा उससे क्या होगा? तो ये दोनों चीजें ही जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आप देखें जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैच आपको दिखाया, बिहेवियर कंपैटिबिलिटी मैच, यानी कि दोनों का व्यवहार एक दूसरे के साथ तालमेल रखता है या नहीं रखता है। तो अभी यहाँ पर भले ही ये अनमैच्ड स्थिति में है लेकिन आप देख रहे अनमैच होने पर भी उनका बिहेवियर मैच करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे सरलता से लिखा है गुड, कि बिहेवियर कंपेटिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, हाँ एग्जिस्ट कर रही है, वेरी गुड। यानी संबंध आपस में जो है वो खराब नहीं है। उसी तरीके से आप देखें फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी एग्जिस्ट बिटवीन स्पाउस। ठीक है, कि दोनों के बीच में पैसे से जुड़ी तो कोई समस्या नहीं आ जाएगी। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड एसेट्स डेवलपमेंट आफ्टर मैरिज, कि वर वधु दोनों जो हैं विवाह के उपरांत अपनी जो पूंजी है उसको जमा कर पाएंगे। अपनी मैरिज के साथ जो है जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है या घर का संरक्षण है या नया घर बनाना है, ठीक है, तो पूंजी संपत्ति जायदाद जो है वो बना पाएंगे। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे बर्ड चार्ट्स आए जिनमें उन्होंने बोला कि जी विवाह के बाद हमारा जीवन स्तर में कुछ गिरावट आई या हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए, अब तो हमारी सेविंग्स खत्म हो गई या हमें अपनी असेट्स बेचनी पड़ती है।
हालांकि आपने ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में जरूर अनुभव करा होगा जिन्होंने कहा होगा कि विवाह के बाद तो हम बहुत बन गए, हमारी फैक्ट्री बन गई, या मुझे जॉब में प्रमोशन मिल गया, या हम एक छोटे घर में रहते थे अब बड़े घर में रहते हैं। तो देखिए विवाह जो है वो दो लोगों के केवल एक फिजिकल इंटरेक्शन का नेम नहीं है, उसके पीछे जो प्लैनेट्स काम करते हैं वो हमारे कुटुंब के लिए काम करते हैं, हमारे परिवार के लिए काम करते हैं। जब हम विवाह कर रहे हैं तो केवल अपने लिए नहीं कर रहे, अपितु अपने माता पिता, अपने कुटुंब, अपनी परंपरा के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके या पति या पत्नी जो है अब उनको भी उस परंपरा का निर्वहन करना है। तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हेल्थ, बिजनेस, लॉसेस, डेट्स, डाइवोर्स, ये सब इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो गुड कंडीशन है, यानी ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद बिजनेस में बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाएगा या फिर विवाह के बाद इनको डाइवोर्स लेने की कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन भी जो है हमें यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही। तो ये भी एस्पेक्ट, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 18 गुण मैच हुए हैं और जो बाकी की जो इसमें जैसे 46% मैच हुआ है, तो एआई जो 46% दिखा रहा है उसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना कि आखिर 46% क्या मैच हो रहा है। अगर 54% नहीं हो रहा तो वो अलग है, लेकिन 46% जो मैच हो रहा है तो वो क्या हो रहा है। क्या ये सब चीजें मिलने पर ही मेरा रिश्ता करने के लिए मैं राजी हूँ, तो आप 46% होने पर भी कर सकते हैं। यानी हमने आपको एक पूरी लिबर्टी दी कि आप इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो क्यों पॉजिटिव आ रहा है आप उसको पढ़ें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, या जिसके लिए भी आप ये कुंडलियां मिलान करना चाहते हैं आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई यही चीजें मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है या मुझे कुछ और चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा देखें तो यहाँ आपको दिखता है लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इश्यूज। ठीक है, कि पढ़ाई, बच्चों का होना, बच्चों का करियर, बच्चों की एजुकेशन। देखिए जब आपने विवाह कर लिया तो विवाह का पूर्ण उद्देश्य जो है वो संतान भी है। ठीक है, हम जानते हैं अगर विवाह है और संतान नहीं है तो वो विवाह जो है उसकी कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता है, उसका जो रोल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वो ये दिखा रहा है कि आपकी कुंडली का मिलान, यानी ये जो वर वधु की जो डिटेल है इस कुंडली के मिलान में बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की लर्निंग या बच्चों से जुड़े हुए बहुत अधिक इश्यूज नहीं आने वाले। तो ये आपको पहले से एक एडवांसमेंट यहाँ पे पता लग गया। इसी तरीके से आप इसमें एक अगला पॉइंट भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड हार्मनी एंड कंपैटिबिलिटी एग्जिस्ट म्यूचुअल एफर्ट्स एंड गेन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वर और वधु दोनों में ही ऐसे गुण हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके परिवार को लाभ दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग्स है। ज्यादातर विवाह क्यों नहीं हो पाते, ज्यादातर विवाह इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है। हम शादी से पहले एक ड्रीम गर्ल के बारे में सोच रहे होते हैं, अरे भाई ऐसी लड़की होनी चाहिए तभी मैं शादी करूंगा। ठीक है, ऐसी ही जो लड़कियां हैं उनके लिए भी एक ड्रीम बॉय की एक अवधारणा रहती है कि मेरा जो पति है वो इस तरीके का होना चाहिए। अब अगर वो नहीं है तो वो प्रॉब्लम है, और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी होना जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग रह सकती है और आप जो है उससे म्यूचुअल गेन भी ले सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ। आखिर विवाह हम क्यों कर रहे हैं, अधिकतर लोग विवाह क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे को अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए। देखिए जीवन साथी जो शब्द है ये कितना अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि मैं अपने इस जीवन में एक परमानेंट साथी चाहता हूँ। ठीक है, हम 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष की आयु में विवाह करते हैं। क्यों विवाह करते हैं, ताकि मृत्यु पर्यंत अगले 30-40 वर्षों तक मेरे पास अपना एक जीवन साथी हो जिसके साथ मेरा फुल कॉन्फिडेंस और ट्रस्टफुल रिलेशनशिप हो। ठीक है, जिसमें और मुझ में कोई भेद ना हो। आपको साथी तो बाहर भी मिल सकते हैं, बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन जीवन साथी आपके बाहर के साथी नहीं है। तो स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ जो है वो भी यहाँ पर गुड दिखाई देता है, यानी मेरे विवाह में मैं सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मना सकता हूँ।
लास्ट इसमें आप देखें, अभी देखें, मैं फिर से आपको ये पॉइंट पे रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये 46% अनमैच्ड था, लेकिन 18 गुण ही मैच हुए, यानी 36 में से आधे गुण ही मैच हुए। और एआई बोल रहा है कि 46% मैच है, 54% नहीं है। तब भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ मैच हो रही है, बच्चों की एजुकेशन मैच हो रही है, हेल्थ मैच हो रहा है, फाइनेंशियल और बिहेवियरल कंपैटिबिलिटी भी मैच हो रही है, म्यूचुअल एफर्ट से म्यूचुअल गेन भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैरिज लाइफ में आता है वो आता है लॉयल्टी का। ठीक है, यदि मेरी पत्नी को मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है, ठीक है, या मुझे मेरी पत्नी के चरित्र पर या उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है, तो वहां भी विवाह जो है उसका विच्छेद हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लॉयल्टी, फॉलोइंग द कस्टम्स, लीनिएज, लेजेसी, अचीवमेंट, ये सब दिखाई दे रहा है। देखिए, विवाह में हम क्या देखते हैं, जब एक स्त्री जो है, एक लड़की जो है किसी के घर में विवाह करके जो एक पत्नी के रूप में आती है, तो फिर उसका एक कर्तव्य होता है कि वो उस परिवार के सभी कस्टम्स को फॉलो करे। ठीक है, बहुत सारे झगड़े कैसे होते हैं कि भैया हमारे घर में ये व्रत नियम उपवास रखे जाते हैं, या हमारी फूड हैबिट ये रहती हैं, लेकिन जो लड़की आई है वो उसे फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, या लड़के या लड़की के बीच का जो एक लाइफ स्टाइल है वो मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो फॉलोइंग कस्टम्स है, यानी जो जो स्त्री आपके घर में आई है वह यहाँ पर सर्वसमर्थ है कि आपकी जो कुल गोत्र परंपरा है, जो आपके धर्म का, आपके समाज के नियमों का निर्वहन है, वो अच्छे से कर सकती है। लीनिएज की संभावना भी दिखाता है, यानी कि आपके परिवार में वंश वृद्धि भी कर सकती है। देखे ना, परिवार में मैंने आपको बताया कि विवाह का उद्देश्य जो है वो तभी पूर्ण होता है जब उसमें एक संतान भी हो। तो यदि आपकी वंश वृद्धि चलती रहेगी, आपकी संतान, फिर आगे संतान, फिर आगे संतान, तो वो ही विवाह को पूर्ण करता है। तो लीनिएज की संभावना है। लेजेसी अचीवमेंट, लेजेसी अचीवमेंट भी क्या दिखाता है कि देखिए, मेरे पिता से या मुझे मेरे पड़ पिता से, ठीक है, मेरे अपने दादा से जो प्राप्त हुआ, जो मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुआ, वो सब लेजेसी है, यानी उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में परिश्रम करा, जो कुछ संपत्ति संग्रह करा, वह सब मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विवाह होते हैं जिनमें क्या होता है कि विवाह होने के बाद जो कपल है उनका माता पिता के साथ झगड़ा हो जाता है, फिर वो झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी दूसरे घर में जाके रहने लगते हैं, फिर उस झगड़े में और लोगों की हिस्सेदारी भी हो जाती है, और पता लगता है कि जी माता पिता भी बड़े रुष्ट और दुखी हैं और आप भी बड़े रुष्ट और दुखी हैं, और आप अपनी संपत्ति होते हुए भी किसी दूसरे किराए की संपत्ति में रह रहे हैं या धन के अभाव में रह रहे हैं। तो वहां पर आपके जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ ये दिखा रहा है ये चार्ट कि यदि ये दोनों विवाह कर लेते हैं तो उन्हें लेजेसी अचीवमेंट रहेगा, यानी उन्हें अपने माता पिता से संपत्ति और अन्य जो भी कुछ साधन है वो प्राप्त रहेंगे। तो आप देखें कि हमारी जो जेनेट मैच मेकिंग रिपोर्ट है वो आपको कितनी सरलता से ये चीजें बताने की कोशिश कर रही है कि भैया इस विवाह में तुम्हें ये सब लाभ प्राप्त होने वाला है। जब आप किसी दूसरे ऐप पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं, हम तो उसमें लड़का लड़की की डिटेल डालते हैं और डाल के देख लेते हैं, अरे 22 गुण मैच हो रहे हैं, अच्छा नॉन मांगलिक है, और हम रिश्ता देखने चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि जो मैच हो रहा है वो क्या दे रहा है, जो मैच नहीं हो रहा वो क्या ले रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजों की संभावना यहाँ पर है। तो आपको यहाँ ये एक क्लैरिटी मिल जाती है कि जो देखिए, विवाह का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है, यदि विवाह आपका असफल रहता है तो समाज में सम्मान की हानि होती है, आपके परिवार की हानि होगी। पुराने जमाने में आप देखें कि किसी के घर में पुलिस आती थी तो ही लोग इतना फील करते थे कि अरे भाई उस घर में पुलिस आ गई आज के, तो हमारे उसके साथ कोई संबंध नहीं रहने चाहिए। तो आज भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जो है मॉरल वैल्यूज हैं कि हमारे परिवार में यदि किसी स्त्री का प्रवेश हुआ है या हमारे जीवन में जीवन साथी का प्रवेश हुआ है, तो उससे ज्यादा ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस संबंध में किसी प्रकार का विच्छेद ना हो। तो देखिए, जैसे कि कहा जाता है ना कि दुर्घटना से देर भली, तो यदि आपका विवाह थोड़ा लेट भी हो रहा है तो आप दुर्घटना से तो बचें। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में आपने कोई रिश्ता कर भी लिया तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला,
क्योंकि वो दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। जैसे उसमें बताया गया कि अष्टकूट तो पूरा पूरा अच्छे से मैच नहीं होता भाई, 36 में से 18 मैच होते हैं। अभी हम इस अष्टकूट को भी समझेंगे, लेकिन वो सबसे पहले हमें क्या बता रहे हैं कि अष्टकूट मैच नहीं हो रहा। दूसरा वो कहता है कि प्रोस्पेरिटी एंड द फैमिली इश्यूज, यानी कि जो परिवार के दूसरे लोगों के साथ जो संबंध रहेंगे, ठीक है, यानी मेरे विवाह के बाद मेरे माता पिता से संबंध, मेरे विवाह के बाद मेरी पत्नी से मेरे माता पिता के संबंध, मेरी पत्नी के मेरे भाई सिबलिंग्स बहन से संबंध, मेरे परिवार के अन्य लोगों से संबंध, या फिर मेरे मेरे इन लॉज की फैमिली के साथ कुछ संबंध है, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज रहेंगे, यानी शादी होने के बाद भले ही ऊपर वाली शीट में आपने क्या देखा कि उनके आपस में इतनी परेशानियां नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद परिवार से जुड़े कलह की पूर्ण संभावना है। तो अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपको अपने पेरेंट्स के साथ की लाइफ स्पेंड करनी है, तो फिर आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। और यदि आप कहीं बिल्कुल अकेले ही रहते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स तो किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, उनका भरण पोषण मेरे बड़े भाई बहन करते हैं, मैं किसी मेट्रो सिटी में रहता हूँ, या मैं तो शादी के बाद अब्रॉड में सेटल होने वाला हूँ, तो वहां अब आपकी डिसीजन आपको खुद लेना है। देखिए, हमने इसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करी है कि आप अपने निर्णय जो हैं वो खुद ले पाएं। तो जितना आप अपने निर्णय खुद ले पाएंगे उतना ही यहाँ पे अच्छा है। तो प्रोस्पेरिटी एंड फैमिली इश्यूज यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे दिखाता है कि डिजीज एंड सफरिंग्स, विडोहुड, डेथ ऑफ स्पाउस, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, यानी मेजरली रोज के संबंधों में उतनी परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये विवाह रहता है और गुण पूरे मैच नहीं होते तो फिर वहां थोड़ी सी डिजीज। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो आई जिन्होंने ये कहा कि जी विवाह के बाद जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अब मैंने जब उनको पूछा तो उनकी आयु रहती थी 35 वर्ष, 38 वर्ष, 36 वर्ष। मैं उनसे पूछता था कि आपके विवाह को कितने साल हुए, तो वो कहते थे कि जी 10 साल जो हैं वो विवाह को हुए, या 8 साल विवाह को हुए। तो उन विवाह के सालों में भी उनको हेल्थ इश्यूज रहे। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। अब आप देखें कि अगर लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो आप अपना वैवाहिक जीवन कैसे एक सुख से या समृद्धि से जी पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे उसके बाद हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते रहते हैं कि भाई मेरे पति को ये परेशानी आ गई है। उनका सारा जीवन जो है वो पति की सेवा में ही निकल जाता है, घर और हॉस्पिटल के बीच में। या फिर पत्नी को कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो उस पति के कारोबार में, काम में बड़ी रुकावट आती है कि जी मुझे नौकरी या व्यापार भी देखना है और साथ में अपनी पत्नी को भी देखना है। तो ये भी यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इस तरीके की संभावनाएं आ सकती हैं। इसी तरीके से अगला इसमें है ऑब्स्ट्रक्शन इन मैरिज लाइफ, लैक ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, कि मैरिज लाइफ में सक्सेस की कमी रह सकती है, यानी आगे बढ़ने पर प्रमोशन ना मिल जाना, या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, या लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां हैं। देखिए, छोटी खुशियां ऊपर के पॉइंट से ही जुड़ी हैं। यदि आपके विवाह के बाद आपके घर में कलह है और आपका जीवन साथी आपके माता पिता के साथ खुश नहीं है, या आपके माता पिता आपके जीवन साथी के साथ खुश नहीं है, तो वहां पर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपको चैलेंजेस आएंगे। अब जैसे लेजेसी की संभावना है, अगर लेजेसी ही नहीं प्राप्त होगी तो आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसी तरीके से म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी इन बिटवीन द कपल। ठीक है, इन सब झगड़ों को लेकर उनके बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है कि भाई मेरे परिवार में किस तरीके की समस्याएं चल रही हैं। इसी तरीके से आप लास्ट देखें तो यहाँ पर करेक्टर, फिजिकल फिटनेस, बिहेवियर। तो ये भी हमने, जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि फिटनेस की कंडीशन कैसी है, करेक्टर की चीजें कैसी हैं। तो आप इन जो हमारा ये जेनेट रिपोर्ट है, जब आप ऐप में अपना डिटेल डाउनलोड, अपना डिटेल डालते हैं या दूसरे का डिटेल डालते हैं, तो ये मैचिंग रिपोर्ट आपको क्लियरली ये दिखा देता है कि एक्चुअल में मुझे इससे विवाह कर कर क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, मुझे जीवन के किस एस्पेक्ट में लाभ होगा या किस चीज को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो केवल जब आप कहीं से आपके पास कोई रिश्ता आता है
तो वो उतना ही काफी नहीं है कि आपने बस गण मिला लिया और हो गया काम। अब ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टकूट में 18 पॉइंट मैच हो रहे हैं और 18 नहीं हो रहे। अब आप देखें गण मिलान, तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों के राक्षस गण है। देखो राक्षस का मतलब क्या है, जो लेने की प्रवृत्ति रखता हो, ठीक है। तो ये दोनों ही राक्षस गण है, यानी ये अपना लेने की प्रवृत्ति रखता है, या अपना लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो दोनों में एक समानता है, यानी दोनों लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है। तो गण मिलान मैच हो रहा है। अगर एक राक्षस होता और एक देवता होता तो समस्या आती, एक लेता रहता और एक सारी जिंदगी देता रहता, तो एक के जीवन में हमेशा त्याग रहता, सेक्रीफाइस रहता। वो पूरा जीवन खुशी से नहीं जीता, वो ये सोच के जीता कि अरे मेरा तो जीवन त्याग वाला जीवन है। हमारे भारत में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो त्याग वाला जीवन जी रही हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो त्याग वाला जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं और मैंने उनमें देखा है कि बेचारे पुरुष भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ त्याग रखा है अपने विवाह के लिए। तो गण मिलान जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसी प्रकार से दूसरा एक पार्ट है नाड़ी। अगर आप नाड़ी को देखते हैं तो नाड़ी भी प्रोजनी को क्रिएट करता है, यानी वो ये दिखाता है कि मुझे जो है विवाह के बाद संतान होने की संभावनाएं कितनी और कैसी हैं। अगर संतान नहीं होगी तो विवाह का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की नाड़ी यहाँ पे सेम है। सरल भाषा में हम कहते हैं कि नाड़ी दोनों की अलग होनी चाहिए। अगर नाड़ी अलग होगी तो विवाह होने में सरलता रहती है। इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ सेम गोत्र के अंदर विवाह नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ जो है हम गोत्र को अलग रखकर विवाह करते हैं, क्योंकि उसमें नाड़ी के अलग होने की संभावना स्वाभाविक आ जाती है, ठीक है। हालांकि कुछ संभावना में सेम हो सकती है, मगर भारत में हमारे यहाँ एक सरल लोगों को समझाया गया। देखिए हर किसी को ज्योतिष का तो बड़ा ज्ञान नहीं है, या हर किसी को ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। तो यहाँ उन्हें समझा दिया गया कि भैया अपने गोत्र से अलग गोत्र में विवाह करो, तो उसमें अधिकतर संभावना यही रहती है कि नाड़ी दोष नहीं आता, और इसलिए जो है वहां पर विवाह जो है वो सरलता से हो जाता है, और उसमें संतान भी। इसी प्रकार अब अगला यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये तारा दिखाई दे रहा है, यानी दोनों का जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है। कंफर्ट, प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ। चंद्रमा, अब उसका नक्षत्र है, एक का कृतिका सूर्य नक्षत्र है, एक का बुध का नक्षत्र है। तो सूर्य और बुध आप देखेंगे किसी कुंडली में तो अक्सर आसपास ही रहते हैं, ठीक है। एक घर आगे पीछे मिल सकते हैं, साथ मिल सकते हैं। तो सूर्य और बुध के बीच में समन्वय है, लेकिन संभावना क्या रहती है कि सूर्य के साथ आने पर बुध के अस्त होने की संभावना भी अधिक रहती है। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि 3 में से 1.5 मार्क्स मिला हुआ है, यानी कि कुछ चीजें मिलेंगी और कुछ चीजें अस्त रहेंगी, यानी वो प्राप्त होने में समस्या आएगी। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला वर्ड दिखाई दे रहा है योनि। योनि का मतलब क्या है कि इंटीमेट फिजिकल रिलेशन। अब यहाँ पर 4 में से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। एक मेष लिखा है, एक माजर लिखा है। देखें जब हम किसी इसके साथ अपना संबंध बनाते हैं, यानी जब आप अपना लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे होते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। हम कद काठी क्यों मिलाते हैं, हम ये क्यों देखते हैं कि भाई लड़का जो है उसका उठान कैसा है, लड़की का उठान कैसा है, दोनों एक साथ के साथ कैसे लगते हैं। उनका पर्पस ही यही है कि जब उनके बीच में एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, जब उनके बीच में एक वैवाहिक जो है शरीर से जुड़ा हुआ संबंध बनता है, तो कहीं वो एक दूसरे के लिए मारक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक जो है बहुत एग्रेसिव हो और दूसरा बहुत पैसिव हो, और फिर उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो वो मारक हो, तो थोड़े दिनों में वो कलह का कारण बनेगा या हेल्थ इश्यूज का कारण बनेगा, ठीक है। और ऐसे फिर वो एक तरीके से टॉर्चर की प्रॉब्लम में आ जाता है। तो वो भी जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो योनि का मिलान जो है वो एक्चुअल में फिजिकल बॉडी के मैचिंग से जुड़ा हुआ ज्यादा नजर आता है। अगला आप देखें तो यहाँ पे वर्ण दिखाई दे रहा है, यानी नेचुरल रिफाइनमेंट और वर्क, कि मेरा और मेरा जो जीवन साथी है दोनों की प्रवृत्ति कैसी है। अब आप देखें कि एक की वैश्य प्रवृत्ति है, यानी व्यापारिक बुद्धि है, एक की विप्र प्रवृत्ति है, ठीक है, यानी एक सेवा भाव रखता है, एक वैश्य प्रवृत्ति में रखता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक में 0, अगर दोनों एक जैसे रहें तो भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। दूसरा इसमें यह भी कहा जाता है कि जो स्त्री है
उसका वर्ण जो है वो पुरुष के वर्ण से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर स्त्री का वर्ण पुरुष के वर्ण से अच्छा होगा तभी वह अपने पति या परिवार के नियमों का पालन कर पाएगी, उनके जो संबंध है उनके अंदर जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन कर पाएंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये विचार से जुड़ा हुआ है ना। हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे भकुट दिखाई देता है। तो भकुट क्या है? कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी एंड कपल, कि भाई समाज के अंदर जब हम जाएंगे तो हम कैसे प्रेजेंट होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके बीच में कुछ आपस में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जब वो समाज में जाते हैं तो मोस्ट लविंग कपल की तरह जाते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसा पति मिला है, या तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। तो आप देख रहे हैं कि उनका जो प्रेजेंटेशन है वो समाज में कितना ऑर्गेनिक और नेचुरल है, कितना लविंग है। तो वो कैसे है? क्योंकि वो सोशली बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 में से 7 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो यानी इनके जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर वो परेशानी नहीं दिखाई देगी। तो यही एक कारण भी है कि वो यानी डाइवोर्स होने की संभावना उतनी कम हो गई ना। यदि मुझे अपने जीवन में अपने सम्मान की चिंता नहीं है, अपने परिवार के सम्मान की चिंता नहीं है, तो मेरे लिए तो विवाह एक मजाक भी है। मैंने विवाह करा, 2-4 महीने झगड़ा करा, उसके बाद मैंने बोल दिया कि अरे पापा मुझे लड़की के साथ नहीं रहना, या लड़की ने बोल दिया अपने घर में कि मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो यहाँ हमारी जो रिपोर्ट है वो आपको यही सब चीजें पहले से समझाने की कोशिश कर रही है। अब आप यहाँ मैत्री देखें तो फ्रेंडशिप आपको दिखाई दे रही है कि 5 में से 5.5 गुण, मतलब आधा पॉइंट मैच हो रहा है। वीनस एंड मून, ठीक है, दोनों में वाटर एलिमेंट है। ठीक है, वीनस आनंद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लग्जरियस लाइफ से जुड़ा हुआ है। मून बहुत इमोशनल है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में मैत्री नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये अब ये मैत्री नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये गुण आधे रह रहे हैं। और लास्ट पॉइंट आप देखें तो वो दिखा रहा है वैश्य, यानी कि इनेट गिविंग अट्रैक्शन टुवर्ड द ईच अदर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। अगर आपके आपके जीवन साथी के साथ अट्रैक्शन ही नहीं है तो आप हमेशा बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे लोग जैसे आजकल एक मोबाइल के जनरेशन में कहते हैं ना कि भाई जितना लेट मोबाइल लोगे उतना लेटेस्ट और बढ़िया मिलेगा। तो ऐसे लोग अगर शादी कर लेते हैं तो वो हमेशा दूसरों लोगों को देखते रहते हैं, अरे मेरी शादी इससे होती तो कितना बढ़िया होता, उससे होती तो कितना बढ़िया होता, मैं रुक जाता तो कितना बढ़िया होता। तो एक्चुअल में वो है क्या? एक्चुअल में ये है कि वो अपने जीवन साथी के साथ अट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, वो दूसरे की तरफ देखने में अट्रैक्टेड है। तो चतुष्पद और जलचर, अब एक जमीन पे चलने वाला है और एक पानी में चलने वाला है, ठीक है ना। आप देखें कि हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने इसको किस तरीके से समझाया। तो जो पानी में चलने वाला है उसको जलचर, पानी के अंदर की चीजों, जो बाहर है उसे पानी के अंदर में एडजस्टमेंट में दिक्कत है, जो पानी के अंदर है उसे बाहर आने में दिक्कत है, और एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की इसलिए कमी भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने आपको अष्टकूट मिलान भी दिया, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी दिए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी दिए, साथ में आपको अपफ्रंट तरीके से ये समझाने की कोशिश भी करी कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। अगर आप इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रोफाइल, यानी जिसकी शादी करनी है उसका प्रोफाइल डालें, इसमें हमने कॉलम दिया है डायरेक्ट मैच मेकिंग का, यानी अगर आपके पास लड़के की कुंडली भी है और लड़की की कुंडली भी है तो आप खुद भी उसमें जाएं, उसके मैच मेकिंग सेगमेंट में जाएं, वहां पर वो लड़के की डिटेल को डालें, लड़की की डिटेल को डालें, तो ये ऐप उसको एआई के थ्रू खुद कैलकुलेट करके आपको रिपोर्ट दे देगा। आप वो रिपोर्ट जो है वो अपने सामने वाले पक्ष को भी शेयर कर सकते हैं। देखें, शादी तभी अच्छी लगती है जब इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। शादी के बाद तो फिर ये रहता है ना कि जी अभी हमें तो शादी से पहले ये बात पता ही नहीं थी, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो ये रिपोर्ट आप सामने शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि देखे ये विवाह इसलिए करना चाहिए या ये विवाह इसलिए नहीं करना चाहिए। हमने इसमें एक एग्जांपल दिया जो अनमैच का दिया, ठीक है। मैच वाले में तो हम सब जानते हैं, अगर यही मैच यहाँ पे 46% की जगह 86% होता
तो सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही होती, ठीक है, तो उसको मिलाने में उतना फायदा नहीं था। तो आपको समझाने के लिए हमने वो एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन आप तभी लेंगे जब वो साउंड डिसीजन होगा, और उसके लिए आपको पॉइंट्स दिए, यानी आपको सोचने का पार्ट दिया। तो ऐप जो है उसके अंदर आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे की डिटेल डाली है, खुद की डिटेल डाली है, तो भी ये रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ, आपके पास दोनों डिटेल्स हैं और आप सिर्फ मैच मेकिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसी तरीके से एक दूसरा पार्ट भी यहाँ पर रहता है, और वो पार्ट हमें नजर आता है कि जब मैं रिश्ते की तलाश कर रहा होता हूँ कि भाई मेरे पास रिश्ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है ना बायोडाटा ही नहीं होता, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि साहब हमारे पास तो बायोडाटा ही नहीं है। तो ये ऐप आपको एक और फीचर भी देता है। क्या फीचर देता है? कि आप चाहें तो आप उसमें किसी भी प्रकार से अपने लिए एक बायोडाटा भी जनरेट कर सकते हैं। देखें, अगर आप बायोडाटा जनरेट कर लेंगे तो वो आप दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। तो वो भी मुझे जो है यहाँ जो है इसके अंदर नजर आता है। एक सरलता से मैंने, देखिए, इसके अंदर इस चीज को यहाँ पे मेंशन भी करा है, ठीक है, आप इसके अंदर इसको पढ़ सकते हैं कि आप ऐप जो है, जैसे आप यहाँ समझें कि इस ऐप का सिद्धांत जो है वो धर्मो रक्षति रक्षकता की भावना से प्रेरित है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी में शादी के रहे, सरलता से आप इसे ढूंढें। ऐप के द्वारा कुंडली मिलान की रिपोर्ट, ग्रह मिलान के परिणाम सरलता से जान सकते हैं। साथ ही आप दी गई डिटेल और फोटो के आधार पर एक सुंदर बायोडाटा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अपना बायोडाटा किसी को भेजना है, देखिए हमारा जो जेनेट फाउंडेशन है ना, वो बरसों से काम कर रहा है। हमने बहुत सारी जो सेवाएं हैं उनमें भागीदारी रखी है। गौ सेवा हमारे हर महीने चलती है। हर महीने के आखिरी हफ्ते में हम गायों के लिए एक भंडारा लगाते हैं। 100 रुपए प्रति सदस्य के अनुसार जो है उसमें आप भी अनुदान दे सकते हैं, और उस जो अन्नदान है गौ के प्रति, उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम ये कई सालों से इस सेवा को चला रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास स्कूल फीस की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोविड में प्रॉब्लम आई, या किसी के माता पिता एक्सपायर हो गए। तो वहां भी हम अपने सदस्यों के साथ मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर उस स्कूल या संस्था से डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसा हम उन बच्चों को दे देते हैं या उनके पेरेंट्स को दे देते हैं। हम बकायदा उन सबको वहां पर उनके स्कूल या संस्थान में बात करते हैं और जानते हैं क्या इस बच्चे की फीस जमा नहीं हुई। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा पढ़ता है और इसकी फीस जमा नहीं हुई, तो फिर हमारा जो ये जेनेट फाउंडेशन ट्रस्ट है ये भी उस चीज में सहयोग करता है। और लास्ट ईयर हमने ऐसे ही एक MBBS परसुइंग बच्चे की जो है बेंगलोर में फीस भी जमा करी। तो हमारा यहाँ जो उद्देश्य है वो किसी प्रकार से कोई विशेष लाभ प्राप्त करने का है ही नहीं। इसलिए आप देखें कि इस ऐप को हर तरीके से खुला रखा गया, यानी आप यहाँ पर भी रिश्ते ढूंढ सकते हैं। आपके पास अपने दोनों साइड के रिश्ते हैं तो खुद कुंडली मैच कर सकते हैं। अगर आपको अपना बायोडाटा बनाना नहीं आ रहा, तो आप जो डिटेल इसमें अपनी भरेंगे कि भाई मेरे माता पिता ये करते हैं, मेरे भाई बहन इतने हैं वो ये करते हैं, या मैं फिर खुद कुछ ऐसा करता हूँ, तो उससे आपका एक सुंदर बायोडाटा बन जाएगा जिसमें आपकी फोटो भी लगी होगी। तो उससे भी आप अपना जो है लाभ ले सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा अपने, हमारे जो समाज है उसके बीच में शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस ऐप से जुड़ेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर रिश्ते मिलने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी, और उसमें आपको नए अवसर मिलेंगे। तो जरूर आप इसको डाउनलोड करें। अगर कोई रुकावट परेशानी आप देखते हैं तो यहाँ हमने एक नंबर भी मेंशन कर रखा है, और वो नंबर भी जो है वो आपको मदद करता है। चलिए, इसके अतिरिक्त भी मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीजें छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे अभी हमारे पास कॉल्स आते हैं कि जी मेरी आयु 38 वर्ष हो गई है, 44 वर्ष हो गई है, ठीक है, या फिर मुझे रिश्ते तो बहुत आए पर मेरी शादी नहीं हो पाई। तो हम पूछते हैं कि अरे भैया आपके पास रिश्ते तो बहुत आए लेकिन आपकी शादी क्यों नहीं हो पाई फिर? तो वो ये कहते हैं कि जी जब रिश्ते आए थे तो हम उनमें सिलेक्शन में लग जाते थे कि मुझे तो ऐसा ही सिलेक्शन होगा
तभी हम शादी करेंगे। ऐसा होता है ना कि शुरू शुरू में हमारे दिमाग में एक ड्रीम बॉय एक ड्रीम गर्ल होता है, ठीक है, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, कि भाई मेरी बेटी के लिए ऐसा ही दामाद होना चाहिए, या मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू होनी चाहिए, उसका खानदान ऐसा होना चाहिए। तो वो चीजें भी बहुत सारे लोगों के जीवन में आए। तो मैं यहाँ आज आपको एक छोटी सी एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इसमें देखिए कि जो ऐसी एक कुंडली आपकी भी होगी, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो जहां मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, जहां पर SU और ME लिखा है, यानी सूर्य और मरकरी, सन और मरकरी लिखा है, ये कुंडली का 7वां घर है। यही ये दिखाता है कि मेरा जीवन साथी जो है वो कैसा होगा, उसमें क्या गुण होंगे या क्या अवगुण होंगे। ठीक है, अब आज हम यहाँ पे बहुत सारा चिंतन नहीं करने वाले, मगर एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में 7वें घर में SU यानी सूर्य दिखाई दे रहा है। अब कुंडली का 7वां घर कैसा है, मेरे जीवन साथी का घर है। अब वहां यदि सूर्य है तो उसके क्या मायने हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, मैं आपको इसी से समझाता हूं। यदि आपके घर में किसी की भी कुंडली के 7वें घर में सूर्य है, तो एक बात जरूर आप उसमें समझें कि ऐसे व्यक्ति के यानी ऐसी लड़की के जन्म होने पर, या फिर ऐसे लड़के के जन्म होने पर भी हम कह सकते हैं, लड़की के जन्म होने पर संभावना 90% से ज्यादा आ जाती है, लड़के के जन्म लेने पर संभावना 60% से ज्यादा आ सकती है। तो जिसकी भी कुंडली के 7वें घर में सूर्य है, तो आप समझें कि ये सूर्य न केवल उसके बल्कि अपितु पूरे कुटुंब के परिवार के सूर्य के उदय का कारण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे जातक के जन्म लेने के बाद उसके घर की संपत्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये सूर्य जो है ये कहाँ पर है, मैं फिर से बताता हूँ। जो भी आपकी जन्म कुंडली है उसमें आप ये जो लग्न होता है ये आप स्वयं है, और जो सामने घर दिखाई दे रहा है यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर जो दिखाई दे रहा है ये सूर्य का ही घर है। तो अब यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, तो ये सूर्य अगर यहाँ है और ये पत्नी या मेरे स्पाउस का घर होने वाला है, तो उससे क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले सूर्य यदि यहाँ है तो फिर आपके जन्म के बाद या आपके बच्चे के कुंडली में सूर्य है तो आपके परिवार की संपत्ति में काफी कुछ वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अब ये बात सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि ये सब है भी एक पॉजिटिव बात, मगर आप जानते हैं ना कि सूर्य जो है उसके अंदर एक बात होती है। क्या बात होती है, एक ईगो होता है, एक प्राउड होता है। ठीक है, अब राजा, सूर्य को राजा कहा गया, राजा का एटीट्यूड कैसा होता है कि भाई सब उसकी बात को माने, ठीक है, सब उसको फॉलो करें। यदि आप राजा के समक्ष खड़े हो यानी आप कोर्ट के समक्ष खड़े हो और कोर्ट आपको किसी आदेश का पालन करने के लिए कह रही है और आप वो पालन नहीं करेंगे, क्या होगा, वो जो कोर्ट है वो आपके अगेंस्ट वर्डिक्ट दे देगा, आप उस केस को हार जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स मैंने देखे जिनकी कुंडली के 7वें घर में यदि सूर्य है और साथ में उनके घर में कला है, तो फिर वह डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, या फिर वो उसकी इसमें हार का सामना भी करते हैं। ठीक है, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं ना, अच्छा ससुराल वालों ने ऐसा कह दिया, अच्छा तुमने ऐसा कर दिया, चलो मैं अभी तुम्हारे ऊपर केस कर देता हूँ, या घर वाले केस कर देते हैं। तो देखिए ये सूर्य यहाँ पर अगर देखें तो वो नीच का प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में कोर्ट में जाना, पुलिस में जाना, कलह करना, इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके आने के बाद आपके परिवार की संपत्ति बढ़ी तो आप में धीरे धीरे एक एटीट्यूड आना शुरू हो जाएगा कि अरे भाई पता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ, या हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा। लेकिन विवाह के बाद आपका यही जो स्वभाव है यह आपको ही जो है कोर्ट में बड़ी हानि देने वाला है, यानी आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जी बरसों से हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिल रही, हमारे लड़के की या लड़की की जो है वो विवाह की उम्र निकलती चली गई। मैं पूछता हूँ विवाह कब हुआ, वो कहते हैं जी 25वें साल में शादी हुई थी। कोर्ट केस कब से चल रहा है जी, 2026 से चल रहा है या 27 से चल रहा है। अब वो कब तक चल रहा है, वो आने वाले 6-8 साल तक चल रहा है। तो जहां वो फिर बच्चा 35 36 40 साल का हो जाता है तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचता। तो सूर्य जो है अगर आपकी किसी की भी कुंडली के 7वें घर में है तो आपको इस चीज की बड़ी सावधानी रखनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरा एक और कारण भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये कारण क्या है
कि सूर्य यहाँ पर होने पर भले ही आपके कुटुंब को बड़ा लाभ देता हो, लेकिन आपके इन लॉस की कुंडली जो है, इन लॉस के घर में उतना फायदा नहीं देगा। मान लीजिए कि ये एक स्त्री है, अगर स्त्री की कुंडली में सूर्य 7वें घर में है तो उसके जन्म के बाद उसके माता पिता की संपत्ति तो अवश्य बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद उसको ससुराल अच्छी मिलेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। ये एक स्त्री का ही चार्ट है। और मैंने जब ये मेरे पास आए करीबन 8 वर्ष पूर्व, तो इनके पास बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर से रिश्ते आते, कभी कहीं से आते, कहीं कहीं से आते। वो रिश्ते जो है इन्होंने नहीं करे। ये और बेटर रिश्ता ढूंढते, अजी उनकी कमाई तो कुछ नहीं है, हमारी तो इतने बीघे जमीन है, हमारी तो मिल चलती है। तो ये इनका एक उद्देश्य था कि मेरी लड़की का विवाह मेरे से भी अत्यधिक ऊंचे खानदान में हो। लेकिन जब सूर्य स्त्री की कुंडली में 7वें घर में हो तो फिर लड़की का विवाह अपने से नीचे खानदान में होगा। यानी जो उसके पिता की जो संपत्ति है या उसके खानदान की जो संपत्ति है, उससे कम संपत्ति वाले ही परिवार में उसका संबंध बनेगा। अब इस लड़की का विवाह भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास जब भी रिश्ते आए, जहां इन्हें पॉजिटिविटी नजर आई तो वहां एक ही नेगेटिव पॉइंट नजर आया कि भैया हम तो इतना कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन लड़का तो मुंबई में या दिल्ली में या बैंगलोर में 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता है और हमारी तो 500 गज की कोठी है 25 करोड़ रुपए की। तो ये एक मैंने आपको आज एक ग्रह से समझाने की बहुत कोशिश करी कि ऐसे में इन लॉस जो है वो आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली में या अपनी बेटी की कुंडली में या बेटे की कुंडली में रिश्ता ढूंढ रहे हैं और वहां ये सूर्य बैठा है, तो अपने विजन को थोड़ा सा ट्यून कीजिए और ये देखिए कि मुझे रिश्ता कैसा मिलने वाला है। एक और भी चीज मैं इसमें आपको बता सकता हूँ कि सूर्य जो है वो कुंडली में पिता का कारक होता है, ठीक है। तो अब सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा, तो आप ये भी समझें कि सूर्य पिता की बहनों को भी बड़ा अच्छा परिणाम नहीं देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी का विवाह कैसा होगा, ठीक है, तो आप अपनी एक बार बहन के घर को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या मेरी बहन का जीवन सुखी है, क्या उसका जो विवाह है वो हमारे परिवार से अधिक ऊंचे समृद्ध परिवार के अंदर हुआ है। तो यदि उसका विवाह जीवन सुखी नहीं है, यदि उसका विवाह आपके ऊंचे समृद्ध परिवार से ज्यादा नहीं हुआ है, तो इस बात की संभावना आपकी बेटी की कुंडली में भी है, या ये आपकी खुद की कुंडली में है तो आप अपनी बुआ की कुंडली में भी देखें। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कई बार ऐसा होता है कि मैं ग्रह से नहीं जानता, तो मैं आपको यहाँ पर परिणाम से समझा रहा हूँ कि अगर लड़की है और उसकी बुआ की लाइफ में चैलेंज है तो एक बार आप देख लें कि भाई लड़की की कुंडली में सूर्य कहीं 7वें घर में तो नहीं बैठा, ठीक है, तो आपको उसका रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और चीज भी देखें, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य जो है वो 7वें घर में है और सूर्य जिस रंग से लिखे हुए हैं वो कुंडली के दूसरे घर में 5 नंबर है। 5 नंबर सिंह राशि ही है, यानी सूर्य की राशि है, ठीक है। तो अगर सूर्य का संबंध है, अब यहाँ पर अगर अच्छा ग्रह नहीं, देखिए कुंडली का दूसरा घर जो होता है वो हमारा परिवार है, हमारी होलसेल फैमिली है। जब मैंने शादी करी तो मेरी पत्नी 7वें घर में है, लेकिन दूसरा घर जो है वो मेरा परिवार है, उसमें मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है। अब यहाँ पर कोई दुष्ट ग्रह आ जाए, यानी शनि आ जाए या फिर केतु आ जाए, तो ऐसे में भी क्या होता है कि हमारे विवाह होने में संभावना कम हो जाती है, या विवाह हो जाए तो भी हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां उतनी पूरी नहीं कर पाते और हमारा ध्यान जो है वो दूसरों की हेल्थ या चीजों पे ज्यादा रहता है, ठीक है। बहुत सारे माता पिता मेरे पास आते हैं या पति पत्नी भी आते हैं, तो वो कई बार मुझसे कहते हैं कि जी हमारी बहू हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, उसका ध्यान तो जी अपने माता पिता की तरफ है या किसी और की तरफ है, या वो दूसरों की तो बड़ी केयर करती है लेकिन हमारी केयर नहीं करती। या फिर लड़कियां भी आती हैं तो वो कहती हैं जी मेरा पति जो है वो फैमिली में कुछ भी कंसर्न नहीं दिखाता, सारी चीजें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ का एक दुष्परिणाम है कि बाहर के कारणों से, यानी दूसरों, अपने परिवार से बाहर तो आप बहुत फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपने जीवन साथी की केयर नहीं कर रहे और उसके परिवार की केयर नहीं कर रहे। तो भैया जब आप विवाह करने के बाद अपने परिवार की केयर नहीं करेंगे जिसमें आप हैं, और अगर अपने जीवन साथी के केयर नहीं करेंगे तो वो विवाह नहीं चलेगा। तो ये कुंडली का जो 7वां सूर्य है वो ऐसी परेशानियां देता है।
और मैंने ये सूर्य उठाया ही इसलिए क्योंकि हर कोई मेरे पास आके ये बोलता था कि अजी हमारे बच्चे के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताना। मैं पूछता था जी रिश्ता अच्छा कैसे होगा? अजी हमारे से अच्छा स्टेटस होना चाहिए, हमारे से अच्छा कारोबार होना चाहिए। तो मैं जैसे ही वो ये कहते थे, मैं तुरंत देखता था कि भैया कुंडली के 7वें घर में सूर्य तो नहीं है। ऐसा कहने वालों के 7वें घर में 90% सूर्य ही होता था, और उनकी शादियां इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि अपने से हाई फाई स्टेटस में या अपने से ज्यादा स्टेटस में उनको कभी जो है रिश्ता मिला ही नहीं, और मिल भी गया तो वो चला ही नहीं। इसी तरीके से आप यहाँ दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं कि सूर्य यदि यहाँ पर है तो कई बार हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य के लिए घर अच्छा नहीं है, एक तरीके से नीच का सूर्य है। अब सूर्य धर्म और अध्यात्म से जुड़ा है, तो यहाँ पर होने से क्या होगा कि जी मेरा जीवन साथी धार्मिक और आध्यात्मिक हो, इसकी संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, अब शादी के बाद हमें पता लगेगा अजी लड़का तो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता है, या मंदिर नहीं जाता है, या किसी तरीके से प्रक्षाल में उसकी कोई रुचि नहीं है, या वो किसी भी सिद्ध क्षेत्र में जाकर दर्शन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसका सूर्य यानी उसके धर्म का जो है वो धर्म का सूर्य अस्त हुआ है। ठीक है, धन तो उदय है लेकिन धर्म जरूर अस्त हुआ है। तो ऐसे में आपको फिर कष्ट महसूस होता है कि भाई हमारी लड़की बहुत धार्मिक है, ठीक है, हम तो सभी प्रकार से जो है वो व्रत नियम उपवास भी पालन करते हैं, महाराज जी जो कुछ कहते हैं उन सबका चिंतन मनन भी करते हैं, लेकिन मेरा जीवन साथी तो जी ऐसा नहीं करता। तो सूर्य यदि 7वें घर में हो तो फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण ऐसे व्यक्ति का बदला हुआ रहेगा। अब देखिए ना, प्राइड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुतर्क की संभावना को बढ़ा देगा। आप उसको कहेंगे कि भैया खाने में ये संयम रखो, आहार का संयम रखो, तो वो कहेगा अरे भाई ये सब बातें नहीं हो सकती। ठीक है, वो कोई ना कोई आपको ऐसा एक धर्म से बाहर का लॉजिक देने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली वो एक चैलेंज का काम करेगा। ठीक है, यहाँ इसलिए बहुत सारी कई बार विवाह ऐसे भी हो जाते हैं जो इंटरकास्ट होते हैं। ठीक है, कई बार सूर्य, अब जैसे यहाँ सूर्य है, इसका संबंध यहाँ पे शनि से भी बना हुआ है, दुष्ट ग्रह से बना हुआ है, राहु के साथ भी कुछ संबंध बना हुआ है। ठीक है, ये कुंडली में विवाह की कुंडली है, नवमांश कुंडली, यहाँ पे भी सूर्य मृत्यु में पड़ा है। तो यहाँ एक बहुत संभावना ये भी है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह हो तो अदर कास्ट में होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी का विवाह एक दूसरी कास्ट में हो जाए तो वहां खाना पीना पूजा पाठ रहन सहन डिफरेंट ही होगा, तो उन्हें उस तरीके की जो कष्ट है वो यहाँ पर बार बार दिखाई देती हैं। अब मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मेरी भावना यहाँ पर आपको सहयोग करने की है। ठीक है, मैं लगभग 1 घंटे से बोल रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपके बीच में जागरूकता आएगी तो आप लोगों को जागरूक करेंगे। अब सूर्य यदि 10वें घर में है और साथ में नाड़ी दोष भी है, तो मैं आपको एक अपना जीवन का पक्का अनुभव बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की संतान यूजुअली अब नॉर्मल होती है, यूजुअली अब नॉर्मल होती है। ठीक है, यानी उनने सुनने की बोलने की क्षमता जो है उनमें कुछ कमी मैंने बहुत बार देखी है, डीफ एंड डम होने की संभावना काफी रहती है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। कई बार लोग मुझसे कहते हैं अजी बड़ा अच्छा रिश्ता है, हम मामा के गोत्र से शादी कर दें क्या? ठीक है, फलाने गोत्र से शादी कर देना। तो मुझे कई बार इस बात का दुख होता है कि भाई ये आपकी सामाजिक परंपरा तो हो सकती है लेकिन शारीरिक परंपरा में ये संभव नहीं है। अगर आपका गोत्र दूसरे के गोत्र के साथ डिफरेंट है तभी ज्यादा अच्छा है। अगर मैच कर रहा है तो कृपा करके ये जरूर देख लें कि किसी कुंडली में दोनों में से किसी एक के 7वें घर में सूर्य ना हो, वरना फिर आप बाद में, अभी मेरे पास बड़ी लेटेस्ट एक कुंडली आई है, बहुत ही लेटेस्ट कुंडली। उन्होंने बोला कि जी उनकी लड़की 3 साल की है लेकिन बोलती नहीं है, स्पीच थेरेपी हो रही है। ठीक है, यानी कि वो सरल पापा मम्मा ये भी नहीं बोल पा रही। क्यों नहीं बोल पा रही? क्योंकि उनकी कुंडली में भी सूर्य यहाँ पर है और शादी हो गई, नाड़ी दोष भी है। तो आप इन चीजों का जरूर यहाँ पर जो है वो ध्यान रखें, जितना आप इस चीज का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है। और सूर्य यहाँ पर होने पर क्या रहता है कि अपने परिवार से ज्यादा हमारे जीवन में ऐसा कष्ट भी रहता है कि अगर लड़की है उसकी कुंडली, जैसे ये लड़की है और उसकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर है, तो होगा क्या कि उसके माता पिता के घर में कोई ना कोई रोगी होगा। अब माता रोगी है, पिता रोगी है, तो उसको बार बार अपने माता पिता की सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा। जितना वो माता पिता की सेवा करने के लिए जाएगी
उतना उसके ससुराल के जो उसके जो नियम है, ससुराल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब वो नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेट क्या होगा कि वो एक बात हो जाएगी कि जी ये केवल अपने माँ बाप के बारे में सोचती है, हमारे बारे में नहीं सोचती। तो भैया वो इसलिए नहीं सोच रही क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। या लड़के के साथ भी ऐसे ही है। तो आप जरूर यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप विवाह कर रहे हैं तो उनका शुभ संयोग, शुभ मिलान है या नहीं है। जितना वो ऐसा होगा उतना अच्छा है। सूर्य बॉडी में इम्यूनिटी का कारक भी है, आत्मा का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति के स्पाउस की हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं। हो सकता है कि उसके वीर्य में किसी प्रकार की जो है वो कमी हो, न्यूनता हो, ठीक है। संतान होने में बाधा है। अगर आपको मैच मेकिंग रिपोर्ट में ऐसा दिख रहा है कि चाइल्ड इश्यूज हैं, साथ में आपको दिख रहा है कि सूर्य भी है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या दिखाएंगे कि किसी एक की हेल्थ में इश्यूज हैं, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि वो इश्यूज जो हैं वो संतान उत्पत्ति में बाहरी बाधा उत्पन्न करें। तो आप जरूर इस चीज को ध्यान में रखें। आज हमारा जो ये जो आज का पर्पस था वो यही था कि हम आपको ऐप की जानकारी दें, ये बताएं कि इस ऐप का होना, इस ऐप के जो गुण हैं वो कितने अनिवार्य हैं। केवल ये कह देने से कि हम बिना कुंडली मिलाए शादी कर लेते हैं, या कुंडली मिलाने वालों की शादियां अच्छी नहीं हो रही, या कुंडली में 28 गुण मैच हो गए तो शादी कर लेते हैं, भैया उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक नहीं होने वाला। तो हम अलग अलग बार बार परिचय सम्मेलन में किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए इस रहस्य को खोलते भी रहेंगे। तो आप इसके ऊपर जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जितना आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, सूर्य के लिए हमारे जो जैन धर्म है उसके अंदर एक बड़ा अच्छा एक मंत्र है, ठीक है। मैं वो मंत्र आपको उच्चारण करके बताता हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो आप एक मंत्र सुने, जैसे कि ये मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रीं सूर्याग्रह अरिष्ट निवारक श्री पद्मा प्रभु जिनेन्द्राय नमः, ठीक है। ये पद्म प्रभु भगवान अरिहंत का जो है ये मंत्र है। तो अगर सूर्य की स्थिति ऐसी है तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप इसका हवन करते हैं तो इसमें शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पद्म प्रभु जो अरिहंत है, ठीक है, जिन भगवान है उनकी जो आपके पे जो कृपा है वो बनी रहेगी। तो इस मंत्र की जो है 7,000 मतलब ये मंत्र का हमें जाप करना है। लगभग जो है 70 मालाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। आपकी कुंडली में है तो भी कर सकते हैं, आपके बच्चे की कुंडली में है तो भी कर सकते हैं। तो इससे मैंने देखा है कि सूर्य का लाभ जो है वो काफी कुछ प्राप्त होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ऐप समझाने की कोशिश करी, उसमें किस तरीके से रिपोर्ट वर्क कर रही है वो समझाने की कोशिश करी। साथ में ये भी बताया कि ये ऐप में आप बाहर से भी वर वधु का डेटा ऐड ऑन करके समझ सकते हैं। ये भी बताया कि आप उसमें बायोडेटा भी बना सकते हैं। एक ग्रह भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि यदि ये ग्रह यहाँ पर है तो हमें विवाह में क्या कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको भी अवसर देता हूं कि यदि आप भी कुछ इसमें अपना कुछ डिस्कस करना चाहें तो आप जरूर उसके अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें मुझे जो है अच्छा लगेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं उसमें। सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए। आप अपने पार्ट से अनम्यूट कर पा रहे हैं?
करना चाहते हैं कुछ कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से समझा, इसमें आपने देखा होगा, और हमने चार्ट को भी समझा है। दोनों चीजों को यहाँ पे हमारा जो है समझाने का जो मोटिव है उसको हमने पूरा करा है। इसी तरीके से हम और भी जो बर्ड चार्ट्स आते हैं उनमें भी हम यही सब चीजें देखते हैं, और इस ऐप को बनाने का पर्पस भी